Welcome to the class students and in this lecture as you know that कि आज lecture number 3 start करेंगे liquid solutions से for the preparation IIT JEE NEET and board examination। तो आपको पता है अभी तक हम यहाँ पे 2 lectures complete कर चुके हैं। उनमें से हमने फर्स्ट lecture में डिस्कस किया था कि what is the solution and the classification of solution and second lecture में डिस्कस किया था concentration क्या होती है solution की and concentration से based numerical थे। और आज का एक important topic हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा हेनरीज लॉ। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट बिगिन, स्टार्ट करते हैं क्लास को बेटा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे होंगे कि पहले टॉपिक का नाम है आज सॉल्युबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी यहाँ पे क्या होती है और सॉल्युबिलिटी किसकी पता करनी है, सॉलिड की पता करनी है, किसके अंदर पता करनी है, लिक्विड के अंदर। तो सॉलिड की और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पता करनी है। देखो सॉल्युबिलिटी के बारे में सभी जानते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब तो बहुत सिंपल होता है। देखो सबसे पहले क्या करना है, टेक एक बीकर या ग्लास लेना है और उसके अंदर एक सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट में हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर लेने के बाद उसमें कोई भी कंपाउंड डिसॉल्व कर दो, यही चीज होती है सॉल्युबिलिटी होती है। लेकिन सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा केमिकली हम अलग तरीके से बात करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे जो फिगर देख पा रहे हो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक वाटर लिया हुआ है, एक ग्लास लिया हुआ है, ग्लास के अंदर हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो लेट हैव टू सी। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने यहाँ पे एक ग्लास लिया हुआ है। अब ग्लास के अंदर हमने यहाँ पे एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, सॉल्वेंट, ये बेटा हमने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, अब इस सॉल्वेंट का नाम सभी को पता है, सॉल्वेंट का नाम क्या है बेटा, वाटर है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे ये कुछ हमारे पास टैबलेट्स हैं और ये टैबलेट्स बेटा किसकी तरह काम करेंगी, ये काम करेंगी किसकी तरह, सॉल्यूट की तरह। अब हमें पता करना है कि इस टैबलेट की इस पानी के अंदर जो सॉल्युबिलिटी जो है कितनी है, ये पता करनी है। ठीक है, अब ये पता करने के लिए काम कर लेते हैं, ये जो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं कि सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है यहाँ पे कितना है, 100 ml है। ओके, अब जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पे एक टैबलेट डाली, डिसॉल्व हो गई, फिर हमने एक टैबलेट वहां पे और डाली, वो भी डिसॉल्व हो गई, फिर नेक्स्ट वन डिसॉल्व, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन एंड प्लस फिर नेक्स्ट वन। उसके बाद जब नेक्स्ट करते हैं तो टैबलेट वहां पे डिसॉल्व होना बंद हो जाती है। इसका मतलब समझ में आ गया कि इस टैबलेट की पानी में जो सॉल्युबिलिटी है, 100 ml वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है वो है 1 2 3 4 5 और 6। यानी कि हम 100 ml वाटर में यहाँ पे 6 टैबलेट्स यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब टैबलेट की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी है क्या, सॉल्युबिलिटी का मतलब हो गया कि जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सॉल्यूट का जितना भी मैक्सिमम अमाउंट हम डिसॉल्व कर सकते हैं वही सॉल्युबिलिटी कहलाती है। तो सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट के दिए गए अमाउंट में हम जो भी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि जितना अधिक से अधिक अमाउंट हम यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व, जिसे हम घोल सकते हैं इन ए स्पेसिफाइड का मतलब यहाँ फिक्स है, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, तो सॉल्युबिलिटी क्लियर हो गई भाई। सॉल्युबिलिटी को जब भी डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर को भाई कैसा रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, क्योंकि अभी आपका सर में टेम्परेचर बढ़ा दिया सॉल्युबिलिटी यहाँ पे और बढ़ गई तो बढ़ी जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है भाई कि यहाँ पे टेम्परेचर को क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है। अभी देखो जरा, अभी आगे इंपॉर्टेंट बात तो अब शुरू होती है। कहा गया कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, अच्छा एक चीज और बात करो जरा, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस की है वो किस तरह के सब्सटेंस की है, हमने की है सॉलिड की, और सॉलिड को हम किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं बेटा, लिक्विड के अंदर। तो बेसिकली फंडा क्लियर होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी किसकी किसके अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी डिस्कस हो रही है वो हो रही है सॉलिड की किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, क्योंकि आपको डिस्टिंग्विशन होना चाहिए। बेसिकली अभी ध्यान रहे कि हम सॉलिड सब्सटेंस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो सॉल्युबिलिटी है ना वो किस किस फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड होगी वो जानेंगे। तो कहा गया कि सॉल्युबिलिटी इज अफेक्टेड, सॉल्युबिलिटी प्रभावित होती है, किसके द्वारा होती है, बाय द नेचर ऑफ सॉल्यूट। पहली बात, सॉल्यूट का नेचर क्या है, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, एज वेल एज द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है, और यहाँ पे प्रेशर। अब इन सारी चीजों को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को सबसे पहले यहाँ बताना चाहता हूँ बेटा, ध्यान दो जरा, देखो जरा, हमारे यहाँ एक सॉल्वेंट है जिसे हम सभी जानते हैं वाटर। वाटर के बारे में ये कहा जाता है कि सबसे अच्छा सॉल्वेंट है, जिसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब वाटर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीजन पर बेटा होता है पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस बिहाफ पे ये कहा जा सकता है कि जो सॉल्वेंट सर हमने जो लिया हुआ है, पानी जो लिया हुआ है, पानी के बारे में एक बहुत ही स्पेशल सी बात कही जाती है
कि पानी जो है बेटा प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि ये एक पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी है। पोलैरिटी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये जो सॉल्वेंट है बेटा वो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट है, ये ध्यान रखना होगा। वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर कैसा है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है। ओके, इतना करने के बाद अब यहाँ पे एक कंपाउंड और देख लो बेटा। एक कंपाउंड है हमारे पास NaCl करके कंपाउंड है, और NaCl में आप जानते हैं कि NaCl तो प्योरली आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे Cl नेगेटिव होता है और यहाँ पे क्या होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो देखो जरा, अगर मैं इन दोनों के नेचर की बात करूंगा, दोनों की नेचर अगर जरा पता करेंगे तो देखो यहाँ पे इसकी जो नेचर है वो आयनिक है। अब आयनिक नेचर का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना, और ये कैसी है, पोलर। पोलर का मतलब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैंने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, वैसे तो सभी जानते होंगे कि अगर NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आसानी से क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, यानी कि ये घुल जाता है ना बेटा। तो NaCl पानी में घुल जाता है। तो NaCl पानी में इसलिए घुल जाता है क्योंकि दोनों की सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की जो नेचर है ना वो सेम है। तो बेसिकली ध्यान ये रखना है, एक लाइन मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, एक लाइन जो आप सॉल्युबिलिटी को जब डिस्कस कर रहे हो तो मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, और वो लाइन ये वाली है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यानी कि जैसा सॉल्यूट होगा वो वैसे ही सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेगा। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे उतनी जल्दी आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी कि अगर पोलर सॉल्यूट होगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे अगर लिखें कि अगर हमारे पास पोलर सॉल्यूट है ना, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, तो फिर वो जो है वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर बाय द वे अगर हमारे पास नॉन पोलर है, हमारा जो सॉल्यूट है बेटा कैसा है, नॉन पोलर। अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो बेसिकली वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। ये बात बस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, मतलब जिस तरह का सॉल्यूट होगा वो उस तरह के सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। बस हमें इतना सा ध्यान रखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, फॉर्मूला होता है CCl4। बेसिकली आपको ऐसा लगता है मॉलिक्यूल को देखने पर कि यहाँ पे पोलैरिटी है इसके अंदर, ऐसा देखने पर आपको लगता है कि यहाँ पोलैरिटी आएगी, लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना होगा, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में ये जो डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे जो अराइज होगा वो इस वाले डाइपोल मूवमेंट और एक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे आएगा और एक डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे आएगा। इन सबके डाइपोल मूवमेंट के वेक्टर सम, इसका वेक्टर सम बेटा यहाँ पे आएगा। तो इसका वेक्टर सम और इसका वेक्टर सम बराबर होता है, मतलब ओवरऑल ये जो मॉलिक्यूल जो होता है, CCl4 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है नॉन पोलर। अब इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश की तो ये कैसा होगा, ये सॉल्युबल सर नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डू नॉट डिसॉल्व, डू नॉट डिसॉल्व। और ये बात तो बहुत सिंपल सी होगी भाई, हम यहाँ पे जब हमने लिख दिया कि जो पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। बस इतना आपको सॉल्युबिलिटी के विषय में बस इतना ध्यान रखना है, कुछ भी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन आएंगे फंसाएंगे तो आपको क्या करना है कि जस्ट कंपेयर द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की नेचर अगर एक जैसी है तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर अलग अलग है तो वहां पे डिसॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पे भाई हमने सॉल्युबिलिटी को डिस्कस कर लिया। सॉल्युबिलिटी क्या थी, सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द गिवन टेम्परेचर या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा। आगे जैसा कि सभी को पता है टॉपिक का नाम था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि लिक्विड के अंदर हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। सो हाउ, देखो जरा लाइन साफ साफ लिखी हुई है। अगर मान लो कि हमारा पोलर सॉल्यूट है तो पोलर सॉल्यूट जो है सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट के अंदर। मतलब सॉल्यूट अगर पोलर है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। और आगे बात कही गई है कि अगर हमारा जो सॉल्यूट है अगर वो नॉन पोलर नेचर का है, मतलब उसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वो डिसॉल्व होगा किसके अंदर, नॉन पोलर के अंदर यहाँ पे डिसॉल्व होगा। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए हो। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, क्योंकि दोनों के बीच में सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं, मतलब एक जैसे फोर्सेज होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक जैसे फोर्सेज होने की वजह से वो वहां पे सॉल्युबल हो जाता है। आगे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन करोगे ना आप लोग तो क्वेश्चन में ये लाइन आपका बहुत साथ देने वाली है। और ये लाइन क्या है वो जरा समझो जरा ध्यान से। देखो बेटा, यहां पे कहा गया कि जब एक सॉलिड सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो क्या होता है, फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एग्जिस्ट। तो आप इस चीज को ध्यान रखो, क्योंकि ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपसे करवाने वाली है, वो ध्यान रखो जरा। तो हमने ध्यान रखना है कि जब किसी सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या बनता है भाई, सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है,
जो कि ध्यान रखने कि इनके बीच में इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूशन जब ही बनेगा जब इन दोनों के बीच में क्या होगी, इक्विलिब्रियम होगी। आगे पढ़ लेते आगे कहा गया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, मतलब किसी भी सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी है, इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड होती है, एंड प्रेशर, टेम्परेचर के द्वारा और प्रेशर के द्वारा अफेक्टेड होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ले चैटेलियर प्रिंसिपल, ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अफेक्टेड होती है। अब वो देखेंगे कैसे होती है, जस्ट लाइक सी। देखो बेटा, इसको ले चैटेलियर प्रिंसिपल को समझाते हैं। आप सभी ने ले चैटेलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, तो मैं अगर यहाँ एक बात कहूँ, जैसे सपोज दैट बेटा, मान लो कि मेरे पास ना एक सॉलिड है, ओके। अब मैंने इस सॉलिड को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया। अब जैसे ही मैंने इसको इसमें डिसॉल्व किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है इसको इसमें डिसॉल्व करने पर हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि जो सॉल्यूट है ना वो हीट क्या कर रहा है बेटा, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन कर रहा है, सॉलिड सब्सटेंस कर रहा है जब उसे सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो है वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ओके। इतना करने के बाद एक हमारे साइंटिस्ट थे ले चैटेलियर, जिनके बारे में सभी आप जानते होंगे, क्लास 11th में आपने इनके बारे में पढ़ा है। तो अगर हम ले चैटेलियर की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि अगर मान लो कि आपके पास कोई इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, मतलब इक्विलिब्रियम अगर अटेन हो चुकी है किसी भी जगह, अगर किसी भी जगह इक्विलिब्रियम अगर अटेन हो गई है तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन in the direction of endothermic reaction, in the direction of endothermic reaction। ये बेटा आपको ध्यान रखना होगा। मतलब ले चैटेलियर ने ये कहा था कि अगर मान लो किसी भी तरह की इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है और अब उस इक्विलिब्रियम, आपको पता है इक्विलिब्रियम तो बैलेंस होता है, अब इक्विलिब्रियम तो राइट भी शिफ्ट हो सकती है, लेफ्ट भी शिफ्ट हो सकती है, तो किस तरफ वो शिफ्ट होगी ये डिपेंड करेगा कि आप उसे हीट दे रहे हो, तो हीट देने के बाद वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी आपने एक चीज सीखी थी, मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा, तो आपने अभी सीखा था कि जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को, अगर सॉलिड की जगह अगर हम यहाँ सॉल्यूट ले लेंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, अगर किसी सॉल्यूट को हम जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं बेटा, तो डिसॉल्व करने के बाद आपने अभी सीखा था कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम आ जाती है, और इक्विलिब्रियम आने के लिए यहाँ पे क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। बेसिकली आपने जो ऊपर एग्जांपल लिया उस एग्जांपल में आप ये मान के चले हो कि जब इस सॉलिड सब्सटेंस को इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि टेस्ट ट्यूब जो है वो कूल हो जाती है, टेस्ट ट्यूब जो है वो ठंडी हो जाती है ना, टेस्ट ट्यूब कूल हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं बात करूं मतलब इस डायरेक्शन की बात करता हूं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब हो रही है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके क्या बनाया जा रहा है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनने के केस में यहां पे हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो यहां पे बेटा हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट एब्जॉर्ब का मतलब यह है कि रिएक्शन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब मतलब ऑलरेडी जब किसी सब्सटेंस को, सॉलिड सब्सटेंस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो पहले ही वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर क्या होगा कि मतलब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन बनने की प्रोसेस में मैंने यहां पे टेस्ट ट्यूब को बीकर पे, या टेस्ट ट्यूब को या बीकर को बर्नर पर रख के गर्म कर दिया। अब गर्म करने का मतलब क्या है कि हम यहां पे ये कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं। अब गर्म करने का मतलब ये है कि बेटा हीट सप्लाई कर रहे हैं, और हीट सप्लाई करने का मतलब ये हो गया कि हम उसे हीट दे रहे हैं, और उसे हीट देंगे तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक, यानी कि जो इक्विलिब्रियम इनके बीच में आ गई है वो एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में यहां पे शिफ्ट होगी, यानी कि गर्म करने पर सॉल्यूशन और तेजी से बनना चाहेगा और जल्दी से बनना चाहेगा। इसका मतलब यह होगा कि सॉल्यूशन जब जल्दी से बनना चाहेगा तो सॉल्यूट की सॉल्वेंट में जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे ले चैटेलियर का मतलब ये वाला है, यानी कि जब देखो ले चैटेलियर का जो पॉइंट नंबर 1 था वो ये था कि अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुकी है, और आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में इक्विलिब्रियम आ गई है। अब इक्विलिब्रियम ये केवल इसी इक्विलिब्रियम पे नहीं, चाहे कोई भी इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो, सिस्टम हो, उस पर यही ले चैटेलियर प्रिंसिपल लगता है कि इक्विलिब्रियम में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम इस यहाँ पे जैसे कि मान लो कि इक्विलिब्रियम कब शिफ्टेड हुई है, जब आप टेम्परेचर को यानी कि टी को इंक्रीज कर रहे हो। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। और आप यहां पे यही करके चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपने ये मान के चला कि ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे केस अराइजेस होते हैं। मान लो केस यहाँ पे ये आता है कि एक जो प्रोसेस है, सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है ना, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, मतलब कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने पर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए क्या होगा कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी वो भी यहां पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। आपको जेई में क्वेश्चन यहां से लगाना है भाई, इधर से यहां से क्वेश्चन लगाना है। if the process if the formation of solution the is a endothermic process, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा केस यहां पे ये है, दूसरा केस अगर हम बात करेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, कौन सा है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे ही आप यहां पे टेम्परेचर को बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है बेटा, सॉल्युबिलिटी वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। और तीसरा केस अगर आप यहां मान के चलें तो ये मान सकते हैं कि अगर मान लो कि प्रोसेस ना तो एंडोथर्मिक है और ना ही एक्सोथर्मिक है, तो भाई सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर है तो एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। ले चेटेलियर ने अपना एक प्रिंसिपल और दिया था। अभी तो आपने टेम्परेचर बढ़ाया था, अब दूसरी बात है कि हम अगर मान के चलो कि प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम will be shifted या equilibrium will be shifted in the direction, equilibrium will be shifted in the direction, in the direction of decrease in volume, in the direction of decrease in volume। इसका मीन समझो बेटा, इसका मीन ये है कि अगर आप किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पे प्रेशर बढ़ा रहे हो, पहले टेम्परेचर बढ़ाया था, अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। अब जैसा कि हमारी नॉलेज जो कहती है वो ये कहती है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ना तो वो इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, ये तो हमें पता है। तो जब वॉल्यूम जब डिक्रीज नहीं हो रहा ना इंक्रीज हो रहा, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम चेंज जो है वो कितना है, जीरो है। तो वॉल्यूम चेंज जब यहाँ जीरो है तो इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर जो होता है, प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी चीज हम एक भी जानते हैं कि भाई जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखेंगे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ लिया बेटा। टेम्परेचर का इफेक्ट ये था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर यहाँ पे सॉल्यूशन बनने वाला जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, और अगर यहाँ पे सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और प्रेशर का यहाँ पे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। टेम्परेचर का प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। आगे अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, है ना। तो देखो जरा, अब हमें यहां समझना होगा कि जैसे कि कुछ गैसेस हैं, सर्टेन गैसेस, कुछ गैसेस हैं हमारे पास हाईली सॉल्युबल, जो पानी में बहुत ज्यादा सॉल्युबल है। ये जैसे कि अमोनिया हो गया, है ना, HCl हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। ये कुछ ऐसी गैसेस हैं पानी में काफी ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा सॉल्युबल हैं। ठीक है। एंड सर्टेन गैसेस, और कुछ गैसेस ऐसी भी हैं जो कि बहुत कम सॉल्युबल है पानी के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, एक्सेट्रा। एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, गैस की सॉल्युबिलिटी बात करेंगे तो अफेक्टेड बाय द प्रेशर। देखो भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी साइंस चल रही है, मतलब फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, गैस अगर आ गई है तो गैस का सीधा सीधा रिलेशन जो है वो किसके साथ होता है, प्रेशर के साथ। मतलब जहां गैस होगी वहां प्रेशर ही होगा। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर और टेम्परेचर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आगे कैसे करती है, इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब रिजल्ट यहाँ पे ये निकला कि गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है, अब इसे सॉलिड पे बेटा मत लगा देना, ध्यान रखना कि यहाँ पे गैसेस की बात हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे टेम्परेचर की कैसी हो गई, डायरेक्ट सॉरी प्रेशर के कैसी होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो मतलब अगर हम बात करेंगे तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक बात और ध्यान रखना है, ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन, यानी कि गैस जब पानी में घुलती है तो डिसोल्यूशन के दौरान ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड डिसोल्यूशन ऑफ गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। और ये क्वेश्चन आपसे नीट, जेईई, 12th जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे तैयार कर लो बेटा, इसे इस वाले क्वेश्चन को।
ध्यान रखना है कि जब किसी गैस को अगर हम किसी सॉल्वेंट में घोलते हैं तो क्या होता है, गैस का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, पहला क्वेश्चन यहां से मिला। और डिसोल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो फंडा आया था ना, ये जो सब कुछ हुआ था, तो एक साइंटिस्ट है, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट रहे, उनको आपको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट की वजह से आजकल जो आप छोटी छोटी पार्टियां करते हो ना, पार्टी जब भी कोई पार्टी होती है, फंक्शन होता है, पार्टी होता है, तो इन्हीं की वजह से पॉसिबल है। क्योंकि आपको पता है आजकल कोई भी पार्टी या कोई भी फंक्शन जब तक पॉसिबल नहीं होता, जब तक वहां पे क्या नहीं आ जाता, जब तक वहां पे ये नहीं आ जाता है ना, जब तक वहां पे ये नहीं आ जाता। और ये तो आप जानते ही होंगे, है ना, इन्हें क्या बोलते हैं, बेवरेजेस। तो कोई भी पार्टी कंप्लीट ही नहीं है जब तक वहां पे बेवरेज नहीं होगा। बेवरेज जैसे कि हमारे पास कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गया, स्प्राइट हो गया, एंड सो मैनी बेवरेजेस वी आर यूजिंग इन द पार्टीज, है ना। तो बेवरेज बनाना पहली बार सिखाया ही हेनरी ने था। हेनरी ने ये कहा कि अगर आपको बेवरेज बनाने तो एक काम करो कि हाई प्रेशर वाली गैस को पानी के अंदर डिसॉल्व कर दो, और डिसॉल्व होने के बाद जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा, बेवरेज कहलाएगा। अब क्योंकि हम डिसॉल्व किसको कर रहे हैं, हम डिसॉल्व कर रहे हैं भाई, किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, हम डिसॉल्व कर रहे हैं गैस को, किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, पानी के अंदर। सो दैट यहाँ पे जो यहाँ पे बनेगा बेवरेज, जो बनेगा वो कहलाएगा कार्बोनेटेड बेवरेज कहलाएगा ना, कार्बोनेटेड। तो आप आज एक शब्द सीख लीजिए, एक शब्द होता है कार्बोनेटेड, है ना, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, है ना। अब ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या होते हैं, जिनमें CO2 जो है पानी के अंदर घुली हुई होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सोडा वाटर हो गया, है ना, सोडा वाटर ले लीजिए, थम्स अप ले लीजिए, स्प्राइट ले लीजिए, कोका कोला ले लीजिए। तो ये सब के सब जो है वो क्या कहलाते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेज कहलाते हैं। अब कैसे वहां डिस्कस किया वो देखो जरा। हेनरी लॉ की बात करते हैं, तो हेनरी लॉ में कहा गया इट कैन बी स्टेटेड, इसे समझाया जा सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो सॉल्युबिलिटी जो होती है किसकी, गैस की, इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। तो हेनरी का एक छोटा छोटा सीधा सा स्टेटमेंट था भाई। हेनरी ने यह कहा था किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उस गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बस इतना सा कहा था कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास कोई बीकर है या एक ग्लास है, ग्लास में हमने पानी रखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि उस ग्लास के अंदर जो पानी है क्या उसमें ऑलरेडी कुछ गैसें डिसॉल्व हैं, घुली हुई हैं, तो आपका आंसर आएगा यस और नो। तो ध्यान रखना कि एक नॉर्मल ग्लास के अंदर भी गैसेस डिसॉल्व होती हैं, और हमने जाना कि गैसेस की वाटर के अंदर जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर पे डिपेंड करती है। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने कहा कि ग्लास के अंदर पानी है और उसमें गैसेस डिसॉल्व है, तो हमने तो कोई प्रेशर लगाया नहीं लेकिन फिर भी वहां पे गैसेस डिसॉल्व है। तो उसका रीजन ये होता है कि अगर हमने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया लेकिन यूनिवर्सल प्रेशर तो हम पे काम कर रहा है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, याद है ना आप लोग को। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, 1 atm। तो इस 1 atm प्रेशर की वजह से ग्लास में जो पानी भरा है उसके अंदर भी गैसेस डिसॉल्व हैं, ऑलरेडी वहां पे डिसॉल्व है। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। अब बस इतना है कि अगर आपको सॉल्युबिलिटी और बढ़ानी है तो प्रेशर और बढ़ा दो, प्रेशर जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना है। आप क्या करेंगे, इसका एक मैथमेटिकल यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालेंगे और आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या है वो। देखो जरा, देखो स्टूडेंट्स, हेनरी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे हेनरी लॉ की बात कर रहे हैं, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, तो अगर हम हेनरीज लॉ की बात करेंगे सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर देना है। तो यहाँ पे लिखा हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को तो भाई हमने कर लिया कांस्टेंट, ठीक है। अब उन्होंने आगे की लाइन में ये कहा कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी जो होती है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, टू द पार्शियल प्रेशर, ये कहा भाई, टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये कहने की कोशिश की बेटा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो होती है वो गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सबसे पहला हेनरी का जो स्टेटमेंट था वो ये था। तो हमने डेफिनेशन को एक रिलेशन के रूप में यहां पे लिख दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ओके, इतना करने के बाद आपको और क्या समझना है, आपको ये समझना है बेटा कि हमने समझा कि भाई सॉल्युबिलिटी जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। क्या है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्युबिलिटी की बात करें, किसकी बात करें, सॉल्युबिलिटी की, तो आप समझ जाओ कि सॉल्युबिलिटी को, जैसे कि मैंने आपको कंसंट्रेशन की मेथड सिखाया ना,
तो कंसेंट्रेशन काफी टाइप की थी, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि हेनरी लॉ जो सॉलिबिलिटी की बात करता है, सॉलिबिलिटी का मतलब आज ही हमने पढ़ा है द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉलिबिलिटी का सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन से, एक्स जी, यानी कि गैस का जो मोल फ्रैक्शन है वही उसकी सॉलिबिलिटी कहलाती है। अगर मान लो कि अगर आपसे क्वांटिटी पूछी गई है, क्या पूछा गया बेटा? क्वांटिटी। ये रिलेशन ध्यान रखना, न्यूमेरिकल करने तो क्वांटिटी पूछी गई है तो आप ये समझो कि आपने गैस के मोल पूछे हैं, मोल। तो यहाँ एन का मतलब तो यहाँ मोल से है, तो अगर क्वांटिटी पूछता है तो आप मोल निकालो, और अगर आपसे सॉलिबिलिटी पूछता है तो वहां पे मोल फ्रैक्शन निकालो। ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। आगे देखो जरा, अब इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे देते हैं बेटा। तो हुआ तो ये था कि जो सॉलिबिलिटी यहाँ पे जो दिख रही है, सॉलिबिलिटी को किससे शो करेंगे बेटा? एक्स से। अब किसकी सॉलिबिलिटी है भाई? गैस की। तो एक्स स्टेट ऑफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पी होगा, और यहाँ पे क्या होगा? स्टेट ऑफ जी। अभी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब यहां से हटाएंगे तो एक्स स्टेट ऑफ जी इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आएगा, और यहाँ पे पी आ जाएगा, और यहाँ पे स्टेट ऑफ जी। तो यहाँ पे एक रिलेशन ये निकल के आता है, मतलब ये इसकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है हेनरी लॉ की। अब ये काम कर लेते हैं, इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? एक्स स्टेट ऑफ जी डॉट वन अपॉन के इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये आ जाएगा। अब एक काम कर, दोनों की साइड एक्सचेंज कर लो, तो दोनों की साइड, तो साइड जब एक्सचेंज करेंगे तो यहां पे मिलेगा आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू वन अपॉन के और यहाँ पे एक्स स्टेट ऑफ यहाँ पे जी, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हुआ ये था कि साइंटिस्ट हेनरी ने पता है क्या किया, ये जो वन अपॉन के यहाँ पे इसका जो वन अपॉन के का जो रेशियो था, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करके उसे एक नया नाम दिया, उसे नाम दिया के एच। और बेसिकली यहाँ पे जो के एच होता है, इस के एच को यहाँ पे कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? हेनरी कांस्टेंट। अब हमारे साइंटिस्ट हेनरी ने हर एक गैस के लिए इसे सॉल्व किया और सॉल्व करके हेनरी कांस्टेंट निकाल लिया। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस यानी कि पी स्टेट ऑफ जी, यहाँ पे आ गया पी स्टेट ऑफ जी, और यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन के की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ के एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, और स्टेट ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो प्रेशर था, और प्रेशर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? हेनरी कांस्टेंट आ गया, इनटू में क्या आ गया? एक्स जी आ गया। बेसिकली आपको यही यहाँ पे ध्यान रखना है, बच्चे यहाँ पे यही ध्यान नहीं रख पाते हैं, और वो क्या है वो देखो जरा। ये याद रखो कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। ये जो फॉर्मूला बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई होगा? न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा, ओके। अब अगर मान लो कि ये कांस्टेंट तो है ही है, ये कांस्टेंट तो है ना, तो अगर इस कांस्टेंट को और इक्वल को अगर मैं हटाऊं तो फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो अब आपको ध्यान रखना है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो गया? X स्टेट ऑफ G के, यानी कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गैस। पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया बेटा हमारे पास? गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है। जस्ट मिनट बेटा। लेट मी चेक। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ बात करते हैं बेटा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बात करते हैं? अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, तो हेनरी लॉ ने ये कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ रखते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उन्होंने कहा था कि सॉल्युबिलिटी जो होती है ना, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के, ठीक है। किसके होती है बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्वेंट के अंदर, वो उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक आप यहाँ पे की पॉइंट ध्यान रखिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, और वो ये है कि बेटे जब भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाए किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है ना बेटा, क्या पूछा जा रहा है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ जाइए कि गैस के मोल फ्रैक्शन के बारे में कहा गया और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जाइए।
और जब भी सॉलिबिलिटी की बजाय अगर गैस की क्वांटिटी अगर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा? क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब है आप उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ये दो ट्रिक्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस की बात करेंगे तो क्या निकालना होगा? तो हमें निकालना होगा मोल फ्रैक्शन, और क्वांटिटी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। तो सॉलिबिलिटी का हमने एक्सप्रेशन पता ही कर लिया। सॉलिबिलिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा? एक्स बी होगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के हमने यहाँ पे क्या ले लिया? पी ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां हटाएंगे तो यहाँ पे एक इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बेटा? पी हो गया। तो एक तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बेटा ये आ जाता है। अब मान के चलो कि इस ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम यहाँ शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा बेटा, ठीक है, इंटू 1/, क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 1/k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी। अब हमारे साइंटिस्ट यहाँ पे हेनरी ने क्या किया था, जितनी भी बेटा गैसेस होती हैं उन हर एक गैसेस के लिए अलग अलग यहाँ पे 1/k की वैल्यू यहाँ पे पता करने की कोशिश की। 1/k, तो 1/k की बात करेंगे तो यहाँ पे एक हेनरी कांस्टेंट मिलेगा जिसे कहते हैं KH। क्या बोलते हैं बेटा? KH। तो हमारे हेनरी जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, जितनी भी गैसेस थी, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, सारी गैसेस के लिए 1/k यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट किया और यहाँ पे क्या निकाला? KH निकाला। तो KH जो है वो गैस टू गैस वेरी करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बन जाएगा, एक तो यहाँ पे एक्स बी आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? KH, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? P हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर दोनों साइड यहाँ चेंज कर देंगे तो यहाँ पे बनेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? XB। माय डियर स्टूडेंट, यही वो फॉर्मूला है जिसके द्वारा सारे के सारे न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, P के नीचे यहाँ पे G लगा दो क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट फॉर द गैस, जो भी आप गैस कर रहे हो उसका यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट लेना होगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे जिस गैस के बारे में आप बात कर रहे हो उसी गैस का आपको क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन बेटा यहाँ पे लेना होगा, यानी कि X स्टेट ऑफ G। तो यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पता कर सकते हो। अब क्या होगा बेटा? देखो न्यूमेरिकल के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये वाले फॉर्मूले से क्या होगा बेटा? न्यूमेरिकल होगा, ओके। इस वाले फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसा कि हमारे सारे बच्चे जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे सॉलिबिलिटी को पता करते हैं, सॉलिबिलिटी का हेनरी कांस्टेंट के साथ रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो देखो जरा, सिंस करके आप सभी जानते हो, क्या जानते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट, है ना, और यहाँ पे कितना हो गया? XB हो गया। और KH को तो ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा? XB, जो कि क्या है बेटा? सॉलिबिलिटी है, मैं पहले आपको बता दिया। कितना हो जाएगा? 1/KH हो जाएगा, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर। अब इससे क्या होगा? आपके नीट, जेई, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से एक रिलेशनशिप निकल के आएगा, जो कि इतना ईजी होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे इसे यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। और वो क्या है? आपको ध्यान रखना है कि आपका जो हेनरी कांस्टेंट है उसका अगर प्रेशर के साथ रिलेशन निकालेंगे तो समझ में आएगा कि सॉलिबिलिटी, नॉट हेनरी कांस्टेंट, सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है यानी कि XB, अगर हम XB की बात करेंगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस जो होती है बेटा वो गैस के पार्शियल प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर हम हेनरी कांस्टेंट के साथ अगर इसे कंपेयर करेंगे तो ध्यान रखना है कि XB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट के, यानी कि हायर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट लोअर विल बी द सॉलिबिलिटी, एंड लोअर द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट हायर विल बी द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। तो क्या होता है, ध्यान रखना कि ये जो है यहाँ से बेटा आपको MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि भाई जो सॉलिबिलिटी होती है XB जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पार्शियल प्रेशर के, और सॉलिबिलिटी हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने का मतलब ये हो गया जैसे कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पे 4 गैसेज हैं, एक तो हमारे पास A है और एक B है और यहाँ C है और यहाँ D है, इनके हेनरी कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, जैसे कि A का 1.26 है, B का यहाँ पे 2.14 है, और C का यहाँ पे 1.71 है, और D का यहाँ पे 1.86 है। अब इनकी अगर इनका सॉलिबिलिटी ऑर्डर अगर निकालना होगा तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? तो सॉलिबिलिटी ऑर्डर के लिए ध्यान रखना है कि सॉलिबिलिटी उस गैस की सबसे ज्यादा होगी जिसका हेनरी कांस्टेंट वैल्यू सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है बेटा? A का है, तो A की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और उससे अधिक हेनरी कांस्टेंट कौन सा है? 1.71, तो फिर यहाँ पे B की सॉलिबिलिटी यहाँ पे आएगी, और उसके बाद कौन सा है बेटा? 1.86, तो C की सॉलिबिलिटी आएगी, और सबसे अधिक यहाँ पे B की वैल्यू है हेनरी कांस्टेंट की, तो इसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी। सॉरी, यहाँ पे 1.86 बेटा D का है ना, 1.86 D का है। तो A के बाद बेटा यहाँ पे D आएगा, और D के बाद यहाँ पे कितना आएगा? C, और C के बाद यहाँ पे कितना आएगा? B। तो इनकी सॉलिबिलिटी का ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से रहेगा।
तो हमने फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा, इन्हीं फॉर्मुलों से हमारे सारे न्यूमेरिकल होंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बेटा इसके बाद हम पढ़ते हैं, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कि हेनरी लॉ की पहले हम पढ़ लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, यानी कि हेनरी लॉ किस किस कंडीशन में काम नहीं करता है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है बेटा, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। तो ध्यान रखेंगे जब भी आपको बोर्ड्स या कुछ भी देना होगा, कभी भी अगर लिखने के लिए आ जाए तो आप ध्यान रखोगे हेनरी लॉ की जो पहली जो लिमिटेशन है वो ये है, अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पे कहा जाएगा कि प्रेशर इज नॉट टू हाई, मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रेशर इज नॉट टू वेरी हाई, प्रेशर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक प्रेशर पर वहां पे हेनरी लॉ काम नहीं करता है, क्योंकि हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो गैस होती है वो सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाती है और केमिकल रिएक्ट होने के बाद हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड ये है प्रेशर के बाद अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ठीक है। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर जो है बेटा बहुत कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो ये कहा गया है द गैस शुड नॉट द गैस शुड नॉट केमिकली द गैस शुड नॉट केमिकली रिएक्ट विद सॉल्वेंट, यानी कि गैस जो है वो सॉल्वेंट के साथ केमिकली रिएक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे CO2 की बात करेंगे तो CO2 को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वहां पे एक एसिड बन जाता है H2CO3 बन जाता है। यानी कि अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में डिसॉल्व करके चलेंगे तो उस पर हेनरी लॉ अच्छे से एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे 3 लिमिटेशंस यहाँ पे बनती हैं हेनरी लॉ की। तो पहली जो लिमिटेशन बेटा हमारे पास है वो क्या है, हेनरी लॉ लगाने के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, और जो गैस है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ। तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना होता है अपने एग्जाम्स में अबाउट द हेनरी लॉ, ठीक है। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशंस तो बेटा हमारे पास ये हो गई, लिमिटेशन हो गई, फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशन, और माय डियर स्टूडेंट ये जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। हेनरी लॉ की जो लिमिटेशंस एप्लीकेशंस होती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है। सो लेट बिगिन। माय डियर स्टूडेंट्स जस्ट सी, आप यहाँ देख पा रहे होंगे देयर आर सो मेनी कार्बोनेटेड बेवरेजेस वी हैव, हमारे पास यहाँ पे काफी सारे कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, पेप्सी है, थम्स अप है, स्प्राइट है, एंड सो मेनी बेवरेजेस वी हैव, है ना। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड के कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं बेटा, है ना बेटा, क्या है बेटा, कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या होते हैं, जिनमें H2O के अंदर CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ओके। सो दीज आर द कार्बोनेटेड बेवरेजेस वी हैव। तो क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस हेनरी से कैसे पता किया, कि हेनरी ने कैसे बताया थे कार्बोनेटेड बेवरेज हम बना सकते हैं। सो इट इज वेरी सिंपल। देखो क्या कहा हेनरी ने, ये कहा कि अगर कार्बोनेटेड बेवरेज में होता क्या, सिंपली जो है बेटा कार्बोनेटेड बेवरेज में पानी ही होता है, सिंपली क्या होता है, पानी होता है। अब वो करते क्या है कि पानी में हाई प्रेशर वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ना उसको डिसॉल्व कर देते हैं और फाइनली यहाँ पे क्या बना लेते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस बना लेते हैं। तो ये कैसे पता पड़ा कि CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली ये सारा सबसे पहला स्टेटमेंट किसने दिया था, हेनरी ने कहा था। भाई हेनरी ने कहा, हेनरी ने ही तो हमें बताया था, हेनरी ने ही तो कहा था कि अगर हम चाहें तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, क्या करके, प्रेशर को बढ़ा के। तो अगर यहां से आपसे पहला एप्लीकेशन अगर पूछा जाए कि पहला प्रयोग क्या था, तो फर्स्ट यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा हेनरी लॉ का, वो ये आएगा टू मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया बनाने के लिए, टू मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, टू मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यानी कि जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए हेनरी लॉ का काम आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस में क्या होगा, at the time of packing of the carbonated beverages we have to just feed the high pressurized CO2 gas into the water, यानी कि हाई प्रेशर वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं और फिर वहां पे सील पैक कर देते हैं, जिससे कि क्या बन जाता है, कार्बोनेटेड बेवरेज, जैसे कि पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला, स्टिंग एंड सोडा वाटर ऑल्सो। तो ये सारे के सारे जो है कार्बोनेटेड बेवरेज हैं। आप जरा यहाँ देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, सेकंड पिक्चर में देखोगे तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे इस ग्लेशियर पर इस तरह से यहाँ पे चढ़ रहे हैं, दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि इस ग्लेशियर पर यहाँ पे इस तरह से चढ़ रहे हैं, आप नोटिस करेंगे। और आप इस तरह का जो पाथ होता है इसे क्या बोलते हैं, सभी जानते हैं ना, क्या बोलते हैं बेटा,
बताओ जरा, ये एक इंक्लाइन सरफेस पर यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि होगा क्या। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा कि इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो इस डायग्राम में हमें यहाँ पे कुछ क्लाइंबर्स दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे कुछ इस तरह से ग्लेशियर्स पर चढ़ते जा रहे हैं और उनकी इस तरह की ये जो मोशन होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सभी को याद रखना बेटा, इस तरह का ये जो पाथ होता है इस पाथ को प्यारे बच्चों हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एल्टीट्यूड। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड पर यानी कि इस ऊंचाई पर जो आपको ध्यान रखना है कि इस तरफ बेटा यहाँ पे लो प्रेशर रीजन होता है, ये ध्यान रखो बेटा प्लीज। जब भी आप यहाँ पे एल्टीट्यूड पे जाओगे यानी कि ऊंचाई पे जाओगे तो आपको ध्यान रखना है कि एल्टीट्यूड पर लो प्रेशर यहाँ पे रीजन होता है, यानी कि ऊपर जाने पर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, अब मान लो कि आप एल्टीट्यूड पे गए और एल्टीट्यूड पे जाने पर क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ। अब प्रेशर कम होगा तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के टाइम पे जो ऑक्सीजन अंदर जाती है और ऑक्सीजन ह्यूमन ब्लड के अंदर जब डिसॉल्व होती है तब जाकर के हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काम करता है। लेकिन ऊपर आपको पता है कि लो प्रेशर रीजन हो जाता है, तो लो प्रेशर रीजन होने की वजह से वहां पे क्या होता है, हमारे ह्यूमन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है और ऑक्सीजन गैस की कंसंट्रेशन कम हो जाने की वजह से क्या होता है, हमें एक डिजीज होना लग जाती है, जैसे कि हमें थोड़े घबराहट होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी और हमें हो सकता है कि अनकॉन्शियसनेस भी आ जाए। और इस तरह की जो डिजीज होती है जिसे कहते हैं बेटा एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनोक्सिया। तो मतलब हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर हमें क्या होता है बेटा? एनोक्सिया होता है। और एनोक्सिया को अगर डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द लो कंसंट्रेशन, मतलब जैसे कि एनोक्सिया को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हो द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना बेटा? क्या कहेंगे? द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन ब्लड, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की जो लो कंसंट्रेशन होती है उसी को बेटा क्या बोलते हैं? एनोक्सिया कहते हैं। अब क्लाइंबर्स क्या करेंगे, इस एनोक्सिया से बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपनी पीठ पर एक सिलेंडर कैरी करके ले जाते हैं और उस सिलेंडर में वो हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं। जैसे कि जब वो लो प्रेशर रीजन में जाएंगे तो लो प्रेशर रीजन में जाने के बाद वो हाई प्रेशर वाली जो ऑक्सीजन है उसको वहां पे रेस्पिरेशन में यूज करेंगे, जिससे कि उनको एनोक्सिया नहीं होगा और उनका रेस्पिरेशन ठीक ठाक होता रहेगा। तो सेकंड एप्लीकेशन यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे बचा है, हम यहाँ बचना चाहते हैं किससे? एनोक्सिया से। तो यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन में बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख लोगे या फिर अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ तो वहां लिखोगे टू अवॉइड, है ना? क्या लिखेंगे? टू अवॉइड एनोक्सिया, टू अवॉइड एनोक्सिया, बस इतना लिखना है, यानी कि एनोक्सिया से बचने के लिए। अगर आप एडवांटेज चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि ब्रैकेट में एनोक्सिया को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 इन ब्लड। तो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ एनोक्सिया हो गया और यहाँ पे और चाहो तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, एट हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई पर, जो ऊंचाई पर जब हम भी जाते हैं तो ऊंचाई पर यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन हो जाती है, जिससे कि क्या होता है? एनोक्सिया। तो एनोक्सिया से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर वाली ऑक्सीजन गैस ले जाते हैं ऊपर। अभी बेटा इस बंदे को देखो जरा, ये क्या कर रहा है, इन्हें कहते हैं, क्या बोलते हैं? सी डाइवर्स, है ना? तो एक सी डाइवर है जो कि डेप्थ में पानी के अंदर क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ फाइंडिंग कर रहा है। तो आपने देखा है कि इसने माउथ के अंदर यहाँ पे कोई एक मास्क लगा के रखा है माउथ के अंदर और पाइप के द्वारा ये इसकी पीठ पर एक सिलेंडर कैरी किया गया, इसके अंदर यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल प्लेस से ऊपर जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। और ये बंदा क्या कर रहा है, ये हमारा जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, उससे नीचे की ओर यहाँ पे नीचे जा रहा है ना? नीचे जा रहा है बेटा। तो नीचे जाने पर क्या होगा, जैसे कि आप पता है आपको, जैसे यहाँ पे आप डेप्थ में जाओगे एट सी डेप्थ, जैसे हम यहाँ पे सी डेप्थ में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा वो देखो जरा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एट सी डेप्थ, है ना? अगर हम यहाँ पे समुद्र की गहराई में अगर हम यहाँ जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, एट सी डेप्थ लो प्रेशर रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा आपको? लो प्रेशर रीजन, है ना बेटा? सॉरी, लो प्रेशर क्यों होगा, हाई प्रेशर होगा ना, है ना? लो प्रेशर क्यों होगा? लो प्रेशर तो एल्टीट्यूड होता है, यहाँ पे नीचे जाओगे तो अपोजिट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर रीजन बेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जब हम ऊपर गए थे तो ऊपर जाने पर लो प्रेशर रीजन हुआ था, नीचे जाएंगे तो हाई प्रेशर रीजन है। तो हाई प्रेशर रीजन की वजह से एयर की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ब्लड के अंदर अब बढ़ जाती है, एयर की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि ब्लड के अंदर नाइट्रोजन गैस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा हैवी पेन होना शुरू हो जाएगा और उस हैवी पेन को हम कहते हैं बैंड। क्या बोलते हैं बेटा? बैंड कहते हैं। तो अब यहाँ पे बैंड हो जाएगा। तो अब हमें लिखना है कि जैसे ही हम सी डेप्थ में जाएंगे तो सी डेप्थ में जाने पर एक डिजीज होती है, इस डिजीज को क्या नाम दिया गया बेटा? बैंड कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? बैंड्स। ठीक है, अब बैंड्स क्या होती है? इट इज द हाई कंसंट्रेशन, मतलब ये जो होती है वो क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना बेटा? किसकी है?
नाइट्रोजन की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, यानी कि ब्लड में जब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। और जब यहाँ बैंड हो जाता है तो बैंड से क्या होता है, बैंड का मतलब होता है हैवी पेन होना बॉडी के अंदर ना, तो बॉडी के अंदर हैवी पेन होना शुरू होता है जिसे हम लोग बोलते हैं बैंड। और अगर आप बैंड से यहाँ पे अवॉइड करना चाहते हैं, बैंड से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जरा ये लिखा हुआ यहाँ पे, टू अवॉइड बैंड, यानी कि अगर आपको बैंड से बचना है, मतलब हैवी पेन से बचना है, कहां पे, सी डेप्थ में, तो हम क्या करेंगे, एज वेल एज किसके, टॉक्सिक इफेक्ट से, किसी भी टॉक्सिक मतलब दुष्प्रभाव से अगर आपको बचना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन जो होती है वो पानी के अंदर, उसी के ब्लड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, बैंड कहते हैं। तो बैंड तो हमें समझ में आ गया, बैंड क्या होता है, बैंड इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड के अंदर जो हाई कंसंट्रेशन होती है उसे हम कहते हैं बैंड कहते हैं। तो बैंड से बचने के लिए जो सी डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखो जरा, वो क्या करते हैं, द टैंक इज यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर, यानी कि स्कूबा डाइवर के द्वारा जो टैंक यूज होता है उसमें भरी जाती है एक एयर भरी जाती है, जिसमें हम यहाँ पे 11.7% हीलियम लेते हैं। तो हीलियम गैस बेटा यहाँ पे ली गई है, तो हीलियम गैस का तो काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपको फ्लोट करने में हेल्प करती है ना, क्या करने में हेल्प करती है, फ्लोट करने में, तैरने में। जैसा कि आप जानते हो, अब जैसे कि एक पीपल है, अब उसके ऊपर जो ट्रक का जो टायर होता है, या फिर एक बलून ले लो, बलून में बहुत सारी जो ट्रक या वाले टायर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, या फिर जो और भी नॉर्मल गैस जो होती है उसको भर के अगर उस व्यक्ति से बांध दिया तो इतनी हैवी हो जाएगी कि वो उस व्यक्ति को डुबा देगी पानी के अंदर। और वहीं किसी व्यक्ति में अगर हम हीलियम गैस का गुब्बारा यानी कि बलून लगा दें और फिर उसे छोड़ दें तो वो उसे ऊपर उठा देगी। तो ये सब कुछ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे हीलियम गैस बेटा इसलिए ली हुई है ताकि यहाँ पे सॉलिबिलिटी बढ़ जाए किसकी, सॉरी यहाँ पे हीलियम गैस इसलिए क्योंकि उसकी यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कम है, जो कि इसको पानी के अंदर फ्लोट करने में हेल्प करेगी। और परेशानी हमें किससे हो रही थी बेटा, नाइट्रोजन गैस से परेशानी हो रही थी। तो नाइट्रोजन गैस की हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन कम कर दी, क्योंकि आपको पता होगा, थोड़ी बहुत तो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा भाई, जब हम एयर लेते थे, एयर के बारे में पढ़ा ना आप लोगों ने, एयर जब हम लेते थे तो एयर का जो कंपोजिशन होता है वो कितना होता है बताओ बेटा, एयर का कंपोजिशन हमने पढ़ा था, एयर का कंपोजिशन हमें सभी को याद है, एयर का कंपोजिशन होता था, कितना होता था, 78% तो कितनी होती थी, नाइट्रोजन होती थी, है ना, कितनी होती थी, 78% क्या होती थी बेटा, नाइट्रोजन होती थी, याद है ना आप लोगों को, 78% क्या होता है, नाइट्रोजन। और लगभग 21% कौन सी गैस होती थी, ऑक्सीजन होती थी, और 1% क्या होती थी, बाकी जो अदर गैसेज हैं वो होती थी, है ना। तो ये तो हमने पढ़ाई है। अब यहाँ पे कंपोजिशन चेंज किया गया, देखो नाइट्रोजन 78% से डिक्रीज हो गया, कितनी आ गई बेटा, नाइट्रोजन यहाँ पे आ गई है 56%, और ऑक्सीजन गैस की जो कंसंट्रेशन जो 21% थी उसको बढ़ा के यहाँ पे कितना कर लिया है, 32% कर लिया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे जो एयर का कंपोजिशन है वो चेंज कर दिया ताकि स्कूबा डाइवर को यहाँ पे तैरने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने में, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं बैंड को अवॉइड करने में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा टू अवॉइड बैंड्स, टू अवॉइड बैंड्स, और बैंड्स को ऑब्लिक करके यहाँ पे क्या कह सकते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बैंड को अवॉइड करने में या फिर किसको अवॉइड करने में, टॉक्सिक इफेक्ट को अवॉइड करने में, इन द डेप्थ ऑफ सी वाटर, यानी कि पानी के अंदर सी डेप्थ में जो टॉक्सिक इफेक्ट होता है या बैंड जो होता है उससे बचने के लिए हम उसको अवॉइड करने के लिए हेनरी लॉ का यूज करते हैं। तो बेसिकली समझ में आ गया कि जब भी एप्लीकेशन की बात आती है तो एक एप्लीकेशन होता है टू मैन्युफैक्चर ऑफ लाइक कार्बोनेट बेवरेजेस, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, टू अवॉइड द एनोक्सिया, और थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है, टू अवॉइड द बैंड को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिमिटेशन सीख ली बेटा, और हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, एप्लीकेशन यहाँ पे सीख लिया, और हमने यहाँ पे हेनरी लॉ सीख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स सी, देखो बेटा पहला न्यूमेरिकल देखो बेटा, यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल जब आप देखोगे तो उसमें क्या कहा गया, क्या क्या पूछा गया वो देखो जरा। फर्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया है द वैल्यू ऑफ के एच, यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। तो के एच की यहाँ बात करेंगे तो के एच इक्वल टू आपको दे रखा है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 293, मतलब ये सब कुछ जो प्रोसीजर चल रहा है, जो एक्सपेरिमेंट जो चल रहा है वो थ्रू 293 केल्विन पे चल रहा है। तो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है दैट इज ऑल अबाउट 1.6 एंड 10 टू द पावर 3 ATM लीटर मोल इनवर्स, ये दे रखा है बेटा, ठीक है। उसने पूछा है कि एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, यानी कि आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है, एट व्हाट पार्शियल प्रेशर, यानी कि पी की वैल्यू आपको निकालनी है, गैस का पार्शियल प्रेशर बेटा आपको फाइंड करना है। वुड बी द गैस हैव सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी दे रखी है बेटा, सॉलिबिलिटी ये रही, सॉलिबिलिटी किससे शो करते हैं बेटा, XB से, है ना। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस कितनी है 2 × 10 टू द पावर -5 कैपिटल M, M क्या होता है मोलरिटी, और मोलरिटी का यूनिट क्या होता है मोल इनटू लीटर इनवर्स, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं।
तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या था बताओ? हमने फॉर्मूला पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द हेनरी कांस्टेंट यानी कि KH और इनटू हमने पढ़ा था XB यानी कि सॉलिबिलिटी। वैल्यू लगा देंगे बेटा। तो P हमें निकालना है। KH की जो वैल्यू है बेटा कितनी है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3। और इसका जो यूनिट है वो कितना है बेटा हमारे पास? ATM, लीटर और यहाँ पे मोल इनवर्स, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू हो गई? KH की वैल्यू हो गई। उसके बाद हम XB लगाएंगे। XB कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो सकता होगा वो कैंसिल करेंगे। देखो जरा, लीटर से लीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और मोल से मोल इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 2 का इंटू 1.6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? 3.2 हो जाएगा। तो 3.2 हो गया और -5 पावर में 3 पावर जाएगी तो कितना बचेगा? -2 पावर बचेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ATM। क्लियर है ना? तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो पूछा था, तो पार्शियल प्रेशर कितना निकल के आ गया बेटा? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -2 ATM। अब 10 की पावर -2 का मतलब 100 से डिवाइड करना भी होता है, तो अगर यहाँ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.032 ATM। तो आप दोनों में से कोई सा भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड वेरी वेल। दिस इज वेरी इजी न्यूमेरिकल भी है ना, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। तो ये हमने समझ लिया बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या समझ में आया? यहाँ समझ में आया सर कि हम जैसे कि हमसे पार्शियल प्रेशर पूछा गया, तो पार्शियल प्रेशर को यहाँ बहुत ही आसानी से हम यहाँ निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे? निकालने के लिए हमने क्या किया? KS हमें दे रखा था और क्या दे रखा था? हमें XB हमें दे रखा था। तो दोनों की वैल्यू पुट करके हमने यहाँ पे क्या किया? सॉल्यूशन किया और फॉर्मूला लगाया हेनरी लॉ का और यहाँ पे अल्टीमेटली यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। आप देखो जरा, आप क्या करेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये दे रखो बेटा। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया, देखो जरा, क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है बेटा। आपको क्या दे रखा है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। हेनरी लॉ कांस्टेंट कौन सी गैस के लिए बेटा? CO2 गैस के लिए। तो CO2 गैस के लिए हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है बेटा, है ना। सो लेट बिगिन। तो CO2 गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट है KH इक्वल्स टू कितना है बेटा? 1.67 है ना। 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। ये क्या दिया बेटा आपको? हेनरी कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कितना टेम्परेचर पे चल रहा है सर? 298 केल्विन पे चल रहा है। तो टेम्परेचर की तो बात हम करते ही नहीं यहाँ पे। कैलकुलेट द क्वांटिटी, याद आ गया ना कुछ आपको? मैंने कहा था कि जब आपसे क्वांटिटी जब पूछी जाती है तो क्वांटिटी का मतलब होता है कि आपसे पूछे गए हैं मोल, मोल पूछे गए, ना कि मोल फ्रैक्शन, है ना। क्या पूछे गए बेटा? मोल पूछे गए। तो क्वांटिटी के लिए क्या निकालोगे? मोल ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी के लिए क्या निकालोगे? मोल फ्रैक्शन। उसके बाद ये कहा गया क्वांटिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? CO2 की। और 500 ml यहाँ पे क्या है? सोडा वाटर है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 500 ml सोडा वाटर, ये दे रखा है 500 ml सोडा वाटर। अब यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वो क्या है देखो जरा। सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ पे सीखेंगे सोडा वाटर क्या होता है। सोडा वाटर की बात करेंगे। सोडा वाटर होता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी के अंदर वहां पे डिसॉल्व कर देते हैं तब जो सॉल्यूशन बन के आता है उसे क्या कहते हैं? सोडा वाटर। अब सोडा वाटर का यहाँ पे वॉल्यूम दे रखा है 500 ml दे रखा है। अब मैं अपने सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे वॉल्यूम देने का मीन्स यहाँ पे क्या है। आप हमेशा याद रखो बेटा, आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हेनरी लॉ के इस तरह के न्यूमेरिकल करने हैं तो क्या ध्यान रखोगे? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो वो ध्यान रखो बेटा। रिमेंबर ऑलवेज, आपको ध्यान रखना है कि अगर बेटा हमारे पास पानी है ना, पानी का जो वॉल्यूम है ना बेटा, अगर आपको 1000 ml दिया जाए, 1000 ml का मतलब होता है 1 लीटर दिया जाए, है ना बेटा। पानी का जो वॉल्यूम है कितना दिया जाए बेटा? 1000 ml, यानी कि 1 लीटर अगर आपको पानी दिया जाता है तो 1 लीटर पानी के अंदर पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं बेटा 55.56 मॉलिक्यूल होते हैं। ये ध्यान रखो, 55.56 मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी कि आपके पास अगर इस तरह की एक वाटर बोतल है तो इस वाटर बोतल के अंदर हम बात करेंगे कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। ध्यान रखना है कि इस वाटर बोतल के अंदर 1000 ml पानी आएगा और 1000 ml पानी का मतलब इसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं कितने होंगे? 55.56 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम देने का जो मीन्स था वो सीधा सीधा ये था, वॉल्यूम इसलिए यहाँ पे दिया गया था ताकि आप यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स पता कर सको, है ना। पानी के मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल्स पता कर सको। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यानी कि मोल्स यहाँ पे लिखेंगे। तो पानी के कितने मोल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई? पानी के मोल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं 55.56 मोल्स प्रेजेंट होते हैं 1 लीटर के अंदर।
तो यहाँ पे 500 ml वाटर यहाँ पे रखा है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे पानी के जो मोल होंगे 500 ml के अंदर वो कितने होंगे 55.56 और अपन में कितना हो जाएगा 2, इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे, किसके प्रेजेंट होंगे वाटर के। अब देखो जरा हम क्या करने वाले, निकालना क्या है, इसमें कहा गया कि व्हेन पैक्ड अंडर द 2.5 एटीएम, यानी कि आपको पार्शियल प्रेशर भी दे रखा है। पार्शियल प्रेशर कितना बेटा हमारे पास, वो है हमारे पास 2.5 एटीएम। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे 2.5 एटीएम दे रखा है। अब देखो गलती का एक चांसेस तो यही आ गया, यहाँ पे KH का जो हेनरी कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या था हमारे पास पास्कल है, और यहाँ पे क्या चल रहा है एटीएम। तो पहले एटीएम को पास्कल में चेंज करेंगे, तो एटीएम को पास्कल में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 का यहाँ पे क्या करेंगे इंटू कर देंगे, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, अब देखो हेनरी कांस्टेंट लगाया, हेनरी लॉ लगाया, हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है KH और इंटू में कितना होता है प्यारे बच्चों XB। अब P की बात करेंगे तो P कितना है बेटा हमारे पास 2.5 और इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, KH की बात करेंगे, KH क्या होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। और XB की बात करेंगे, XB यानी कि गैस के मोल्स, तो गैस के मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सेंस करके जैसे कि आपको गैस के मोल निकालने हैं, सॉरी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो गैस के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होगा मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला होता है बेटा, ये ध्यान रखो हमेशा न्यूमेरिकल के लिए। अगर आपको गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो गैस के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखनी है कि जो मोल्स ऑफ गैस होते हैं दीज आर वेरी वेरी लेस देन एज द कंपेयर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों को ऐड करने पर जो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो मोल्स ऑफ वाटर ही आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट करोगे, कहाँ पे XG की जगह, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पुट करो बेटा, यहाँ पे XG लगाना है, तो XG का फॉर्मूला क्या हो गया, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। ओके बेटा, अब देखो मोल्स ऑफ वाटर आ गया, तो मैंने आपसे कहा था ना मोल्स ऑफ वाटर कहाँ क्यों दिया जाता है, वॉल्यूम से निकालते हैं, वॉल्यूम देख करके पता कर लेंगे मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, है ना, और यहाँ पे ये निकालना है। तो मोल्स ऑफ वाटर की बात करेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर क्या के लिए, मोल्स ऑफ गैस यानी कि मोल्स ऑफ CO2, है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 5, इसमें मल्टीप्लाई होना है मोल्स ऑफ वाटर का, और वाटर के जो मोल्स हैं वो कितने हैं बेटा हमारे पास 55.56 और अपॉन में कितना है 2, और ये रीडिंग अपॉन में आ जाएगी यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा आपका 1.67 इंटू 10 टू दी पावर 8 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, अब थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 2 से बेटा इसे काट दो, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो बेटा जरा से, तो कैसे करेंगे वो देखो जरा बेटा इसे, इसके लिए हमें चाहिए होगा कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर ले लेते हैं बेटा। ठीक है, सो लेट अप टू सी, हमने यहाँ पे कैलकुलेटर ले लिया, तो हमें जो इंटू करना है वो किसका इंटू करना है, हमें इंटू करना है भाई, कितनी बार कैलकुलेटर आओगे, एक ही बार आ जाओ बस, ठीक है, हमें इंटू करना है किसका, एक तो 2.5 लेना है और 2.5 से इंटू करना है, किसका इंटू करना है 27.78 का, 27.78 का क्या करना है बेटा इंटू करना है। ठीक है, इंटू करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किससे करना है 1.67 से, तो 1.67 से डिवाइड करना है, तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा वो कितना आएगा भाई, मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू 41.586 आ गया। ओके, अब 10 की पावर यहाँ पे कितनी थी 5 थी और नीचे 8 पावर, तो 8 पावर जब ऊपर जाएगी तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, 10 की पावर -3, ये बेटा आपका आंसर होगा। तो जब आपसे पूछा गया था कि 500 ml अगर सोडा वाटर लेंगे तो 500 ml सोडा वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 गैस के, या जो भी गैस दे रखी थी, तो कितने हो जाएंगे बेटा 41.586 इंटू 10 टू द पावर -3 यहाँ पे हो जाएंगे, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई हेनरी लॉ कांस्टेंट दे रखा है CO2 के लिए, तो वो हमने ये दे रखा था, और उसके बाद पानी का वॉल्यूम दे रखा था, वॉल्यूम क्यों दिया जाता है, वॉल्यूम दिया जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स हमने यहाँ पता कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर भी दे रखा था, प्रेशर भी ले लिया, सबको सॉल्व किया और यहाँ पे निकाल लिया। और हमेशा ध्यान रखेंगे क्वांटिटी निकालने का मतलब है मोल्स निकालना, और सॉल्युबिलिटी निकालने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ये बात याद रख पाओगे बेटा, हाँ याद रख पाओगे, याद रखेंगे। क्वांटिटी निकालने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वांटिटी निकालने का मतलब होता है क्या निकालना, मोल निकालना, गैस के मोल निकालना, और जब सॉल्युबिलिटी पूछी जाती है तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ये बात तो आपको ध्यान रहेगी। ठीक है बेटा, याद रखना आप लोग, है ना।
तो क्वांटिटी और सॉलिबिलिटी में हम इस तरह से न्यूमेरिकल करते हैं। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जस्ट वेट। सॉलिबिलिटी का हमने सीख लिया, क्वांटिटी का सीख लिया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। ये देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पढ़ो जरा। हेनरी लॉ कांस्टेंट फिर से दे रखा है। अब इस बार कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। टेम्परेचर ये है और ये हमारे पास आ गया हेनरी लॉ कांस्टेंट, यानी KH दे रखा है बेटा, ओके। तो KH की जो वैल्यू है वो कितनी है? 82.35 किलो बार दे रखी है, किलो बार। तो पहले किलो ही हटा लो बेटा, किलो हटाओगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। तो KH इक्वल टू कितना हो जाएगा? 82.35 इंटू 10 टू दी पावर 3 बार, ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद लिखा है कि नाइट्रोजन गैस क्या कर रही है? एक्सर्ट कर रही है एक पार्शियल प्रेशर, वो इतना है। तो पार्शियल प्रेशर ले लिया, यानी कि P ले लिया। P की वैल्यू कितनी है? 0.0840 बार, ये दे रखा है आपको, पार्शियल प्रेशर दे रखा है। एंड ये कहा कि N2 गैस इज बबल्ड थ्रू द वाटर, यानी कि N2 गैस के बबल्स निकलने हैं पानी के अंदर, और आपको नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकालने हैं नाइट्रोजन गैस के। और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। वॉल्यूम कितना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर में आप जानते हो भाई, जो वॉल्यूम दिया जाता है काय के लिए दिया जाता है? मैंने आपको अभी बताया था ना, वॉल्यूम दिया जाता है पानी के मोल्स निकालने के लिए। तो हमने यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम से सीधे सीधे हमने निकाल लिया भाई। मोल्स ऑफ वाटर यहाँ पे जो रहेंगे वो कितने रहेंगे? मोल्स ऑफ वाटर रहेंगे 55.56, ठीक है। और यहाँ पे आपको निकालना है कि पता करना है कि कितने मिली मोल्स होंगे, किसके? नाइट्रोजन गैस के। तो अभी जो फॉर्मूला लगाया था वो लगा लो बस बेटा, ठीक है। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है कि भाई पार्शियल प्रेशर जो होता है ना गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू होता है KH और इनटू में XG, मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन। और गैस के मोल फ्रैक्शन को जब यहाँ पे एक्सपेंड करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ फॉर्मूला आ जाता है मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला आ जाता है ना। अब ये निकालना है तो इसका इसमें इनटू कर दो, इसका डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे मोल ऑफ गैस का फॉर्मूला आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इनटू मोल्स ऑफ वाटर, और अपॉन में यहाँ पे आएगा हेनरी लॉ कांस्टेंट। पुट द वैल्यूज ओवर देयर। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 0.0840। मोल्स ऑफ वाटर कितने आपको पता है? मोल्स ऑफ वाटर है बेटा हमारे पास 55.56। हेनरी लॉ कांस्टेंट की बात करेंगे तो हेनरी लॉ कांस्टेंट है बेटा हमारे पास 82.35 और इंटू 10 टू द पावर 3। तो 10 टू द पावर 3 को ऊपर पहुंचा दो तो 10 की पावर कितना हो गया? -3 हो गया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई करो बेटा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? कैलकुलेटर चाहिए होगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा कैलकुलेटर, ठीक है। और कैलकुलेटर में क्या करना है हमें? 0.0840 का मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है? 55.56 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा 4.667 आ गया, उसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 82.35 से यहाँ डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 0.0566 आ गया। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस विल बी इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0.0566, और यहाँ पे 10 टू द पावर -3 यहाँ पे चल ही रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस के जो हमारे पास जो मोल्स हैं वो इतने आगे बेटा, क्या निकल के आए? ये मोल्स निकल के आए, है ना। लेकिन हमसे मोल्स तो पूछा ही नहीं था, हमसे पूछा था मिली मोल्स पूछा था। तो मिली मोल्स निकालने के लिए 10 की पावर 3 से इंटू करेंगे। तो 10 की पावर 3 से इंटू करोगे तो पावर यहाँ से हट जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मिली मोल्स यहाँ पे कितने होंगे? 0.0566 मिली मोल्स, क्योंकि मोल्स को मिली में चेंज करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो 10 की पावर 3 जो यहाँ पे चली थी वो यहाँ से हट जाएगी। तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा मिली मोल्स का वो ये हो जाएगा, है ना। Have you got it? I think the people you understand very well about this numerical. कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखो जरा। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि हेनरी लॉ जो होता है ना, हेनरी लॉ है ना, हेनरी लॉ डज नॉट अप्लाई टू विच गैस एंड वाई, यानी कि हेनरी लॉ किन गैसेस पे अप्लाई नहीं होता है और क्यों नहीं होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कल भी बताया था। वे गैस है जैसे कि हमारे पास अमोनिया हो गई और CO2 हो गई, है ना, ये डू नॉट ओबेज द हेनरी लॉ, ये हेनरी लॉ को ओबे नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि ये गैसेस पानी के साथ मिलकर के केमिकल रिएक्शन करती हैं और यहाँ पे अल्टीमेटली अपना सॉल्ट या सॉल्यूशन जो भी वो बनाती हैं वो बना लेती हैं। और हमने पढ़ा था लिमिटेशन में, आज ही पढ़ा है कि वे गैसेस जो हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि वे क्या करती हैं, जो गैसेस केमिकली रिएक्ट कर लेंगी वो फॉलो नहीं करेंगी। तो CO2 गैस ही फॉलो नहीं करती क्योंकि वो H2CO3 बना लेती है, अमोनिया भी नहीं करती है। आगे कहा गया है कि जिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी एक्सपेक्टेड से, वो गैसेस भी यहाँ पे फॉलो नहीं करती हैं, किसको? हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला।
अगला क्वेश्चन था व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ यूजिंग हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की कंडीशन क्या होती है, तो आप जानते हैं हेनरी लॉ एप्लीकेबल कब होता है, बताओ। हेनरी लॉ एप्लीकेबल ओनली व्हेन मॉलिक्यूल्स आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए गैस के, वाटर के साथ। हेनरी लॉ डज नॉट अप्लाई टू गैसेस विद द हाई प्रेशर, यानी कि प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और टेम्परेचर जो है बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये हमने सब पढ़ ली थी, ये क्या थी, लिमिटेशन के अंदर ही आती हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे व्हाट डज द हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो बेटा ध्यान रखना है हेनरी लॉ कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वो हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। बिकॉज वेपर प्रेशर जो होता है ना और सॉलिबिलिटी होती है दोनों की दोनों टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए हेनरी कांस्टेंट भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। तो हमने यहाँ पे कल के पार्ट में और आज के पार्ट में दोनों को मिला करके हेनरी लॉ को कंप्लीट किया। हमने पढ़ा पहले सॉलिबिलिटी, फिर हमने पढ़ा हेनरी लॉ, फिर हमने पढ़ा उसकी लिमिटेशन, फिर हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशन, फिर हमने पढ़े उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं आता है तो यू कैन सेंड मी, और इन वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि एग्जाम आने पर फिर देखते नहीं, फिर एक टाइम पे आप सारा एक साथ कैसे देख पाओगे, तो इसीलिए टाइम टू टाइम साथ साथ देखा करो इसे। वीडियो को जैसा अपने फ्रेंड्स पे सर के मतलब आप लोग यहाँ पे शेयर करो, हो सके तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर किया करो, और वीडियो को देखो, एटलीस्ट पढ़ाई करो, बस इतना ही है बस मीन्स, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम जो कल जो पढ़ाएंगे, तो कल के लेक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे 3 टॉपिक सॉल्यूशन के चैप्टर के कवर कर लिए हैं। कौन कौन से करे थे, हमने पहला पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सेकंड हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन के टाइप, उनमें रिलेशंस और उनके न्यूमेरिकल। फिर हमने पढ़ा सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, हेनरी लॉ, लिमिटेशन, एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल। और कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैक्सिमम वीडियो को बेटा यहाँ पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर देखें और पढ़ाई अच्छे से करें, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय।